क्या आपने स्पाइडरमैन की मूवीज़ देखी हैं? कौन सी वाली? टोबी मैगवायर वाली, एंड्रू गारफील्ड वाली या टॉम हॉलैंड वाली? अच्छा, एक सवाल, इन तीनों में कनेक्शन क्या है? चलिए थोड़ा और मुश्किल करता हूँ, इनमें से कौन सा मार्वल का है और कौन सा सोनी का? थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना? लेकिन असली कन्फ्यूज़न तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि स्पाइडरमैन मार्वल का कैरेक्टर है पर उसकी मूवीज सोनी बनाता है। पर यही स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ भी नज़र आता है। अब सोचिए, अगर स्पाइडरमैन मार्वल का कैरेक्टर है तो फिर सोनी उस पर मूवीज़ क्यों बनाता है और मार्वल उस पर अपनी हिसाब से मूवीज़ क्यों नहीं बना सकता? और अगर वो सोनी के पास है तो फिर वो एमसीयू का पार्ट कैसे हो सकता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या अगर सोनी चाहे तो स्पाइडरमैन को मार्वल से बाहर निकाल सकता है? अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है तो शायद आपको आधी स्टोरी पता है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि स्पाइडरमैन का ऑनर कौन है, आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर सुपर हीरो जनरा की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी राइट्स में से एक बन गई, और कैसे दो बड़े कंपनियों के बीच एक ऐसा डील हुआ जो पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर था। स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं है, वो हॉलीवुड के उन कैरेक्टर्स में से है जिनके ऊपर बिलियन डॉलर की बिजनेस खड़ी होती है और जिसकी वजह से लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस डिसीजन स्क्रीन पर दिखने वाले स्टोरी तक को चेंज कर देती हैं। तो आज हम सिर्फ फैक्ट नहीं जानेंगे, उन्हें कनेक्ट भी करेंगे और लेयर बाय लेयर समझेंगे कि स्पाइडरमैन का एक्चुअल ऑनर है कौन, सोनी और मार्वल के बीच असली डील क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या स्पाइडरमैन सच में एमसीयू का पार्ट है? जब भी स्पाइडरमैन की बात होती है बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में एक साथ आते हैं, जैसे डिज्नी, मार्वल, एमसीयू, एवेंजर्स, और शायद इसी वजह से हम इन सबको मिक्स कर देते हैं, जो स्पाइडरमैन को लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू करता है। इसलिए अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, आज से लगभग 60 साल पीछे, उस दौर में जब ना एमसीयू था ना ही स्पाइडरमैन, और उस समय मार्वल सिर्फ कॉमिक बुक कंपनी हुआ करती थी। मार्वल सुपर हीरो क्रिएट करता था, उनकी स्टोरी लिखता था और उन्हें कॉमिक बुक के थ्रू लोगों तक पहुंचाता था। और 1962 में स्टैन ली एंड स्टीव डिट्को ने मिलकर एक नया सुपर हीरो क्रिएट किया जो था स्पाइडरमैन। वैसे ये फैक्ट तो पता होगा आपको, लेकिन क्या आपको ये पता है स्पाइडरमैन फेमस कैसे हुआ? उस वक्त जितने भी सुपर हीरो हुआ करते थे वो परफेक्ट हुआ करते थे, उनके पास पावर थी, कॉन्फिडेंस था, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। लेकिन स्पाइडरमैन इन सब से बिल्कुल अलग था। वो होमवर्क करता था, एग्ज़ाम्स देता था, स्कूल जाता था, पैसों की दिक्कत होती थी और कभी कभी पर्सनल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ में उलझ जाता था, और शायद इसीलिए लोग उसे सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उससे खुद रिलेट कर पाते थे। धीरे धीरे स्पाइडरमैन एक सक्सेसफुल कॉमिक कैरेक्टर बन गया, वो मार्वल के एंटिटी बन चुका था, कॉमिक बुक बिक्स रहे थे, फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सेट हो चुका है। लेकिन हर सक्सेसफुल स्टोरी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जहां लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर एक अचानक से ट्विस्ट और सब कुछ चेंज हो जाता है। मार्वल की स्टोरी में भी एक ऐसा ही चैप्टर आया। 1990s की शुरुआत में कॉमिक बुक अपने पीक पर था, पब्लिशर्स नए नए टाइटल रिलीज़ कर रहे थे, लोग कॉमिक बुक खरीद रहे थे, हर किसी को लग रहा था ये इंडस्ट्री ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। धीरे धीरे एक्साइटमेंट ठंडी पड़ रही थी। जिन लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया था वो लोग मार्केट छोड़कर बाहर निकल रहे थे, कॉमिक बुक स्टोर्स बंद हो रही थी। जिस कॉमिक इंडस्ट्री ने मार्वल को इतना बड़ा बनाया था वो इंडस्ट्री ही टूट रही थी, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा मार्वल पे। इनकम घटती जा रही थी, कंपनी के कर्ज बढ़ते जा रहे थे, और अब बात सिर्फ लॉस की नहीं थी, बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि कंपनी को बचाया कैसे जाए, और आखिरकार मार्वल ने बैंक करप्सी प्रोटेक्शन लिया। अब ज़रा एक मिनट के लिए खुद को मार्वल की जगह रख के सोचिए, आपके पास स्पाइडरमैन है, एक्समैन है, फैंटास्टिक फोर हैं, दुनिया जहान के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज़ हैं, फिर भी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी कंपनी को बचाया जा सके। ऐसे में आप क्या करते? मार्वल के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त शायद उनकी मजबूरी भी थी। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के मूवीज़ राइट को बेचना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, मैंने मूवी राइट कहा है। तो उन्होंने एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, हल्क और स्पाइडरमैन, इन सारे कैरेक्टर्स के मूवी राइट बेच दिए, और यहीं से शुरू होती है स्पाइडरमैन की असली बिजनेस स्टोरी। और इसी डिसीजन के साथ कहानी में एंट्री होती है सोनी की। 1999 में सोनी पिक्चर्स ने मार्वल से स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन मूवीज़ राइट्स खरीद लिए थे, और यहीं से एक कन्फ्यूज़न पैदा होती है। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि सोनी ने स्पाइडरमैन को ही खरीद लिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था।
सोनी ने स्पाइडरमैन का ऑनरशिप नहीं खरीदा था, वो आज भी एमसीयू के पास था। सोनी ने सिर्फ स्पाइडरमैन पे मूवीज़ बनाने का राइट्स खरीद रखा था। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नोवेल लिखा है, आप उस नोवेल के ऑनर हैं, पर आप चाहते हैं कि उस नोवेल के ऊपर एक मूवी बने। आपने उस नोवेल के स्टोरी के ऊपर एक मूवी स्टूडियो को राइट्स दे दिए। वो मूवी स्टूडियो अब उस नोवेल के ऊपर मूवीज़ तो बना सकता है, पर वो ऑनरशिप उसकी अभी भी आपके पास ही रहेगी। स्पाइडरमैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कैरेक्टर अभी भी मार्वल का था, लेकिन उस पर लाइव एक्शन मूवीज़ बनाने का राइट्स अब सोनी के पास थे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग कंडीशन भी थी। अगर सोनी एक फ़िक्स टाइम तक स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी नहीं बनाता, आई गेस 5 ईयर 9 मंथ, तो ये मूवी राइट ऑटोमेटिकली मार्वल के पास चला जाता। मतलब स्पाइडरमैन के राइट्स को अपने पास रिटेन करने के लिए सोनी पिक्चर्स को कंटिन्यू स्पाइडरमैन की मूवीज़ बनाती रहनी थी, और यही उन्होंने किया भी। 2002 में पहली स्पाइडरमैन मूवी आई टोबी मैगवायर के साथ। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, पॉप कल्चर में भी। इसके बाद स्पाइडरमैन 2, फिर स्पाइडरमैन 3। सोनी के लिए स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो इसकी सबसे वैल्यूबल फिल्म फ्रेंचाइजी बन चुका था। और उस वक्त शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों बाद इसी स्पाइडरमैन की ज़रूरत मार्वल वालों को पड़ने वाली थी। क्योंकि सोनी जहां एक तरफ स्पाइडरमैन की दुनिया बना रहा था, उसी दौरान हॉलीवुड में एक और कहानी शुरू हो चुकी थी, मार्वल की। 2008 में रिलीज़ हुई आयरन मैन, और शायद उस वक्त किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस फिल्म की एंड में दिखने वाली एक छोटी सी पोस्ट क्रेडिट सीन हॉलीवुड की हिस्ट्री बदल देगा। वहीं से शुरुआत हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यानी एमसीयू की। एक ऐसा यूनिवर्स जहां अलग अलग सुपर हीरोज़ एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर आई द एवेंजर्स। एक तरफ एमसीयू लगातार बड़ा बनते जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ सोनी की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी अब धीरे धीरे स्ट्रगल करने लगी थी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन सोनी जिस शेयर्ड यूनिवर्स का सपना देख रहा था, वो उस तरह शेप नहीं ले पा रहा था। और तब मार्वल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा था, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कॉमिक में सिविल वॉर की स्टोरी में स्पाइडरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और इसीलिए मार्वल को ज़रूरत पड़ी स्पाइडरमैन की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, स्पाइडरमैन तो सोनी के पास थे, और स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, सोनी के साथ डील का मीनिंग सिंपल था। स्पाइडरमैन के ऊपर लाइव एक्शन मूवीज़ बनाने का राइट अभी भी सोनी के पास था, लेकिन अब मार्वल उस कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में यूज़ कर सकता था, और इस तरह स्पाइडरमैन आया एमसीयू में। इस पार्टनरशिप का फ़ायदा दोनों कंपनियों को ही। मार्वल को एक आइकॉनिक सुपर हीरो मिल गया, और सोनी को एमसीयू की पॉपुलैरिटी का बेनिफिट। यानी स्पाइडरमैन की मूवीज़ पे पैसे अभी भी सोनी पिक्चर्स लगा रहा था, उसके प्रॉफिट भी सोनी पिक्चर्स को मिल रहे थे, लेकिन उस कैरेक्टर को यूज़ एमसीयू कर पा रहा था। और शायद इसीलिए बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे सब कुछ एक ही जैसा दिखता है। वहाँ कोई यूनिवर्स और कोई कंपनी नहीं दिख रही होती है, सब कुछ एक ही यूनिवर्स का पार्ट लगता है। लेकिन कैमरे के पीछे एग्रीमेंट्स अलग ही कहानी कह रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। स्पाइडरमैन एमसीयू का हिस्सा बन चुका था, ऑडियंस खुश थी, फिल्म सक्सेसफुल हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है। लेकिन 2019 में अचानक सब कुछ बदल गया। न्यूज़ आई कि मार्वल और सोनी के बीच एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत कुछ सही नहीं चल रही है। दोनों कंपनीज नए टर्म्स पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं, और पहली बार ऐसा लगने लगा कि शायद स्पाइडरमैन को एमसीयू छोड़ना पड़ जाएगा। फैंस के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को बिजनेस के नज़रिए से देखें, तो ये एक नेगोशिएशन थी। एक तरफ मार्वल था जिसने स्पाइडरमैन को एमसीयू का इतना बड़ा हिस्सा बना दिया था, और दूसरी तरफ सोनी जिसके पास अब भी लाइव एक्शन मूवीज़ राइट थे। कुछ हफ्तों तक फ्यूचर कम्प्लीटली अनसर्टेन था, लेकिन फिर दोनों कंपनियों ने दोबारा बैठकर बातचीत करना स्टार्ट की, और फिर एक नए एग्रीमेंट पर पहुँचे। और उस एग्रीमेंट की वजह से स्पाइडरमैन का सफ़र एमसीयू में जारी रहा, और फिर रिलीज़ हुई स्पाइडरमैन नो वे होम। नो वे होम सिर्फ फिल्म नहीं था, ये एक इमोशन था तीनों जनरेशन के स्पाइडरमैन को एक साथ देखने का। फिल्म ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जब सोनी और मार्वल साथ काम करते हैं तो सिर्फ दो कंपनियों की फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदा फैंस का भी होता है। लेकिन रुको, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब बात स्पाइडरमैन के पास्ट की नहीं, फ्यूचर की है। कौन डिसाइड करेगा स्पाइडरमैन का फ्यूचर? क्या मार्वल के पास कभी स्पाइडरमैन के राइट्स आ पाएंगे? क्या सोनी ही हमेशा स्पाइडरमैन का राइट्स अपने पास रखेगा? सच ये है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन का फ्यूचर हमेशा डिपेंड करेगा इन दोनों कंपनियों के बीच हुए बिजनेस डिसीजंस और नेगोशिएशंस के ऊपर।
लेकिन अगर फ्यूचर में कभी दोनों कंपनियों की प्रायोरिटी बदल गई तो हमें स्पाइडरमैन का डायरेक्शन भी बदलता हुआ दिखेगा। इसीलिए स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, ये बिजनेस असेट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर चॉइसेस आपके हाथ में रहे तो क्या आप क्या चाहेंगे? स्पाइडरमैन को हमेशा एमसीयू में देखना चाहेंगे या फिर स्पाइडरमैन को सोनी यूनिवर्स में एक और नई अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे सच में जानना है आप मार्वल के साइड हो या सोनी के साइड। इतनी सारी हिस्ट्री, इतने सारे डील, इतनी सारी कन्फ्यूज़न, और आखिर जवाब क्या? स्पाइडरमैन का एक्चुअली ऑनर है कौन? सच ये है, इसका जवाब एक शब्दों में दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें ऑनरशिप और इसके राइट्स समझने पड़ेंगे। स्पाइडरमैन कैरेक्टर का राइट्स अभी भी मार्वल के पास है। वो अभी भी उस पर कॉमिक बुक बना सकता है, उसके टॉयज़ बना सकता है और बाकी चीज़ें बना सकता है, पर लाइव एक्शन मूवी का राइट सिर्फ सोनी के पास है और सिर्फ सोनी ही स्पाइडरमैन की मूवीज़ बना सकता है। यही रीज़न है कि मार्वल स्पाइडरमैन का ऑनर होते हुए भी उसे अपनी मूवीज़ में अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता और हमेशा उसे सोनी से परमिशन लेनी होती है। और ये यूनिवर्स जहाँ हम स्पाइडरमैन को आज देख रहे हैं, ये भी सिर्फ एक एग्रीमेंट का हिस्सा है, और अगर कल को एग्रीमेंट बदलता है तो स्पाइडरमैन का फ्यूचर भी बदल जाएगा। तो हमेशा से चल रही ये कन्फ्यूज़न शायद आज आपको इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो गया होगा। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि स्पाइडरमैन सोनी का है या मार्वल का, तो शायद आप उसे अच्छे से समझा पाओगे और पूरी कहानी बता पाओगे। और इसीलिए मुझे स्पाइडरमैन की स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर हीरो की स्टोरी नहीं है, ये उस बिज़नेस की स्टोरी है, लाइसेंसिंग की स्टोरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्टोरी है और उन डिसीजन की स्टोरी है जो कैमरा के पीछे लिए जाते हैं। सच कहूँ तो ऐसे स्टोरीज़ मुझे हमेशा से पसंद था, और यही रीज़न है कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको वो सब स्टोरीज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। यहाँ हम सिर्फ मूवीज़ की बात नहीं करेंगे, उसके पीछे छुपे बिज़नेस को, उसके डील्स को, उनके लीगल बैटल्स, उनकी हिस्ट्री, यहाँ हम सब डिस्कस करेंगे और एक एक हिडन डिटेल्स को अनकवर करेंगे। तो अगर आपको भी एंटरटेनमेंट के पीछे छुपी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने में इंटरेस्ट है तो इस जर्नी का पार्ट बनिए, क्योंकि ये तो अभी बस शुरुआत है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।